कल कल जो क्वेश्चंस मैंने दिया था, आई थिंक ज्योति कल के क्लास में नहीं थे, प्रिया थे। प्रिया देखो, उसमें एक क्वेश्चन होगा कल वाला क्लास में, दैट इज वो जिसमें पोस्ट टैक्स केडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो क्वेश्चन था ना, उसमें देखो ना, पोस्ट टैक्स केडी का जो कैलकुलेशंस करने के लिए दिया गया था, उस क्वेश्चन में प्राइस गिवन नहीं है। देखो एक बार, ये शंकर जी ने भी मुझे बताया, रोशनी ने भी बताया कि प्राइस मैंने नहीं दिया था। चेक कर पा रहे हो क्या? देखो मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। मिला क्या प्रिया? हाँ सर, मिल गया। उसमें प्राइस नहीं दिया था, उसको 96 कर लो प्राइस को। ओके सर। ठीक है ज्योति, तुम्हारा तो क्लास मिस है, मैं नोट शेयर करूंगा। ठीक है, ओके ज्योति, हाँ सर। नोट और क्लास शेयर करना। कल नहीं थे ना तुम? सर नेटवर्क इशू बहुत है। वो तो मुझे पता है। ठीक है, मैं शेयर कर लूंगा आज। ओके। सर आज भी है, इसलिए बहुत लैग हो रहा है। अच्छा, ओके ठीक है, मैं होमवर्क का आंसर बताता हूँ, बट उससे पहले मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो फिर आज फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे? लास्ट दिन मैंने एक बता के रखा था, जैसे कि स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स चल रहा है ऐसे तो, लेकिन स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आज ज़ीरो कूपन बॉन्ड बोल के एक बॉन्ड होता है, मुझे उसके बारे में चर्चा करना है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद टर्म लोन पे बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर पे बात करेंगे, एंड कोशिश करेंगे इक्विटी शेयर का भी कॉस्ट कैलकुलेट करने का। ठीक है, उसमें इक्विटी शेयर में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर हाँ बोलो, सर बोलो बोलो। मेरे यस, को ना बॉन्ड में एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। वो जो उस दिन हम लोग ने एनएससी में देखा था ना, जी जी, यस। तो उसमें जब हम लोग क्वेश्चन कर रहा था तो सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स में 14% रिटर्न मिल रहा था। तो जब हम लोग एनएससी का कोई बॉन्ड के साथ कंपेयर करेगा तो उसके साथ में जो बॉन्ड्स दिया था उसके साथ करेगा या कौन सा का साथ करेगा? देखो हम लोग पेपर में जैसे कर रहे हैं वो आपका, हम लोग बोल दे रहे हैं सब्जेक्टिवली कि सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड, बेसिकली इंडस्ट्री बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, कि अगर तुम हाईवे अथॉरिटी का ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको हाईवे अथॉरिटी में तो एनएचएआई छोड़ के और कोई नहीं मिलेगा आपको इंडिया में। बट सपोज मानो कि आप सीमेंट इंडस्ट्री का बॉन्ड देख रहे हो, तो सीमेंट इंडस्ट्री में जो पर्टिकुलर कंपनी बॉन्ड इशू कर रहा है, ठीक है, वैसे सिमिलर इंडस्ट्री को तुम्हें चेक करना चाहिए कि वैसा इंडस्ट्री लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में क्या रिटर्न दिया है। ठीक है, वो आपको मेनली फाइंड आउट करना चाहिए। उसका काम ही मैं घर पे आप लोगों को करने के लिए दिया था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड का जो डिटेल्स हिस्ट्री है वो आप लोगों को थोड़ा फाइंड आउट करना होगा। जैसे ये एनएचएआई है, ये तो हाईवे अथॉरिटी लेवल में इसका तो मोनोपोली है, बिकॉज इंडिया में और तो कोई कंपनी हाईवे नहीं बनाते। एक ही कंपनी है ना सरकार का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा भारत में यही एनएच को बिल्ड करते हैं। हार्टको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, कॉरपोरेशन, ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का काम करता है। इसका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको नाबार्ड मिलेगा, ठीक है, आईएफआरसी मिलेगा, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हुआ है। या फिर आप सिमिलर कंपनी का भी, जैसे यहाँ पर देखो एक कंपनी दिख रहा होगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। क्या मैं स्क्रीन सबको शो है ना? स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। जैसे आपको यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट मिलेगा, तो आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दूसरा ढूंढ के देख सकते हो। अच्छा, हार्डको के साथ एल फाइनेंस में, अच्छा नहीं, एल फाइनेंस तो आपका लार्सन एंड टुब्रो का जो फाइनेंस कंपनी है उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फाइनेंस के साथ फाइनेंस का कनेक्शंस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पावर के साथ पावर, जैसे ये एनटीपीसी है। ठीक है, ऐसा अगर आप मतलब सिमिलर इंडस्ट्री में भी चेक कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा एक मौका है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो फिर सिमिलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दूसरा कोई वो कैसा दे रहा है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश करना होगा कि वो कितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखो थोड़ा सर्वे करके अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं फंडामेंटल के क्लास में बताऊंगा। ठीक है, कि सिमिलर बॉन्ड का रिटर्न क्या चल रहा है मार्केट में, कि और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना चाहिए, इसमें थोड़ा मेहनत है। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए, ये वीक में नहीं होता है तो फिर मैं फंडामेंटल क्लास में बताऊंगा।
ठीक है ज्योति? ज्योति बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। इसका प्रणाली जी आंसर है 12.96%। हाँ उसका आंसर आएगा आपका 12 कितना आ रहा है सबका? पोस्ट टैक्स केडी 12.97 आ रहा है मेरा आंसर। अच्छा 96 किया मैंने, एक सेकंड। ठीक है 96 इज हाँ ओके। 97 ही है। हाँ ठीक है, हाँ 8 है ना, 97 हाँ 968। 969 ओके 96 और ये 97 इज ओके। और परपेचुइटी और ये का? परपेचुअल बॉन्ड का आया 9.740। हाँ जी ये एकदम ठीक है 9.74। सबका मैचिंग हुआ। शंकर जी का तो एकदम हो गया। ये है पर दादा। हाँ परपेचुइटी का आंसर मैं आंसर लिख देता हूँ, जिन्होंने नहीं किया मैच करा लेना। प्रिया आंसर अगर नहीं हुआ है तो मैच करा लेना। ये परपेचुइटी का क्वेश्चन जो था इसका आंसर होगा 9.74%। ओके और ये क्वेश्चन था दैट इज दिस वन, जिसमें फेस वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेब्ट का, इसका आंसर होगा 12.97% पोस्ट टैक्स केडी। ठीक है जिन्होंने नहीं किया मैच कर लेना। इजी था, इजी क्वेश्चन था। अच्छा तो चलिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे बात करेंगे। ठीक है कल हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हम लोग स्टेज 1 में इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें एक परपेचुअल बॉन्ड के बारे में बोले थे। परपेचुअल बॉन्ड एक ऐसा टाइप का बॉन्ड होता है जिसमें आपको ये कभी भी रिडीम्शन नहीं होता है इसका, और विच इज़ रिडीमेबल विल नॉट बी रिडीम्ड विच द की फॉर पेइंग कूपन अमाउंट फॉर एवर, मतलब आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा जितना दिन तक ये मार्केट में रहेगा, ये कभी भी इसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसा टाइप ऑफ बॉन्ड था, उसमें कंपनी का जो केडी है वो हम लोग भी कैलकुलेशंस करना सीखा परपेचुअल बॉन्ड का। ठीक है तो चलिए हेडिंग कीजिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ये भी बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है। नॉर्मली ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है ना वो आरबीआई इशू करता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आज का टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड से। ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ऐसे तो कूपन का मतलब आप लोगों को समझ आ ही गया कि इंटरेस्ट, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट जो आपको एनुअल लेवल में मिलता रहता है। ठीक है तो पॉइंट इज दैट कि ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है। ज़ीरो मीन्स दिस ज़ीरो, हाँ ज़ीरो मीन्स जो ज़ीरो हम लोग लिखते हैं वही ज़ीरो। तो लिखिए प्लीज इसमें, इट इज a bond, it is a bond which does not have, which does not have any coupon। ऐसा बॉन्ड है जिसका कोई कूपन नहीं है। मतलब अगर आप देखिए ये एनएससी का जो बॉन्ड का डिटेल्स मैंने यहाँ पर निकाला, इस पर आप देख सकते हैं कि आपको हर केस में बॉन्ड का कूपन रेट दिखेगा यहाँ पर। ठीक है कहीं कहीं थोड़ा मिसिंग है, मे बी फॉर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, देखना पड़ेगा, मुझे इसका डिटेल्स नहीं पता। जैसे एनएचआई का कूपन रेट आप देख सकते हैं 8.30 का है, हार्डको का 8.20। ठीक है फिर एनएचआई का 8.20 एक दूसरा है, सीरीज़ अलग अलग है, ये N2 है, ये N1 है। फिर आपका यहाँ पर हार्डको फिर नाबार्ड का है, तो आपको यहाँ पर इसका कूपन रेट दिख रहा है। बट ये हम लोग ऐसा बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं जो बॉन्ड का कूपन अमाउंट ही नहीं है। ठीक है इसका कुछ डिटेल्स दिखाई दे रहा है क्या? इशू डिस्क्रिप्शन मैच्योरिटी डेट कुछ भी गिवन नहीं है, कूपन अमाउंट भी कुछ बताया नहीं। मैं देख रहा था कि अगर ऐसा कुछ पता चलता इससे। प्राइस इंफॉर्मेशन, मैच्योरिटी डेट, इशू, ये एक मतलब कूपन नहीं था इसका, इसीलिए मैं सोच रहा था कि कुछ पता चले कि नहीं। मार्केट डेप्थ ऑर्डर, नहीं ऐसा कुछ तो फिलहाल मिल नहीं रहा है। ठीक है अगर आगे मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक है, नो इशू। तो बेसिक पॉइंट तो समझ में आ गया कि ये जो जीरो कूपन बॉन्ड का कैरेक्टर है, इसका कोई इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको एनुअली मिलता है वो अमाउंट नहीं होता है। तो फिर सवाल है कि फिर इन्वेस्ट क्यों करें? ऑब्वियसली ये एक बिग क्वेश्चन है कि अगर इंटरेस्ट ही नहीं देगा, कूपन अमाउंट नहीं रहेगा, एक फिक्स्ड कूपन अमाउंट तो होना चाहिए, अगर वही नहीं है तो फिर इन्वेस्ट किस बात का? लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, ये जीरो कूपन बॉन्ड गवर्नमेंट का बहुत चलता है, गवर्नमेंट आरबीआई का। इट इज इशूड एट डिस्काउंट, घुमा के नाक दिखाते हैं और कुछ नहीं। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। रिडीम एट पार। वेरी गुड ज्योति, रिडीम्ड एट पार। ठीक है, पार वैल्यू में रिडीम करते हैं और डिस्काउंट में इशू कर देता है। मतलब सिंपल बात है, अगर इसको सिंपली समझा जाए, सपोज मानिए कि ऐसे तो एक बॉन्ड का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 100 रुपीज़, ठीक है, स्टैंडर्ड एक मान के चल रहे हैं, कुछ ना बोला तो हम लोग जस्ट समझ रहे हैं कि चलिए एक बॉन्ड का वैल्यू है 100 रुपीज़, 1000 भी हो सकता है, नॉट लाइक दैट। तो बॉन्ड का वैल्यू है 100 रुपीज़। तो अगर मानिए कि बॉन्ड का 100 का वैल्यू है, जैसे एक मानते हैं ना कि शेयर का स्टैंडर्ड फेस वैल्यू 10, वैसा ही बॉन्ड का फेस वैल्यू 100, ऐसा ऐसा माना जाता है। तो बॉन्ड अगर 100 का है और इसको इशू करेगा डिस्काउंट में, मैं बस ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, इशू करेगा डिस्काउंट में, से फॉर एग्जांपल 95 में, तो आप एक बॉन्ड बाई करोगे 95 में, और जब आपको रिडीम करेगा तो आपको रिडेम्पशन कर देगा, क्या होगा? रिडेम्पशन एट 100 पार, में। दैट मीन्स 100 में। तो बेसिक पॉइंट है कि जो चीज़ का दाम जितना चल रहा है आपको उससे लोअर रेट में खरीदने के लिए बोला जाएगा, और फिर बाद में उसी रेट में जो इसका एक्चुअल दाम है उसी रेट में आपको रिडेम्पशन करेगा। तो ये जो 5 का गैप है, पर बॉन्ड में आप उतना इनकम करोगे ये माना जाएगा। अब ये 95 हो सकता है, 90 हो सकता है, इट्स डिपेंड। अब इसमें अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऑब्वियसली अगर रिटर्न 95 से 100 का रिटर्न देगा, 5 रुपये का भी कुछ मतलब होता है ना, उसका भी कुछ इंटरेस्ट फैक्टर होता होगा, लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड कूपन अमाउंट नहीं होता। कॉन्सेप्ट यही है कि इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, सिंपल। ये होता है एक्चुअली जीरो कूपन बॉन्ड। ओके ना, जीरो कूपन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब ये नॉर्मली ना गवर्नमेंट स्पेशली ज़्यादा करते हैं। गवर्नमेंट को जब भी किसी भी रीज़न से पैसा का ज़रूरत होता है तो गवर्नमेंट ऐसा बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा लाते हैं, और आरबीआई के बिहाफ में भी ज़्यादा लाते हैं। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, पहले इस तरह के बॉन्ड का इन्वेस्टर कौन होता है, मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं? हाँ हाँ, इंडिविजुअल ले सकता है, कॉरपोरेट्स भी लेते हैं, इंडिविजुअल्स भी लेते हैं, बट बहुत पॉपुलर बॉन्ड में से नहीं है, बिकॉज रेयरली आता है जीरो कूपन बॉन्ड इन इंडिया। जीरो कूपन बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, देखते अगर कुछ मिलता है तो, नहीं मिल जाना चाहिए जीरो कूपन बॉन्ड। ज़्यादातर गवर्नमेंट होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट। ये देखिए, इशू डिस्क्रिप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपेंसेशन बॉन्ड, कन्वर्टेड स्टॉक, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, गवर्नमेंट लोन, स्टेट गवर्नमेंट भी लाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट भी लाते हैं, ये ट्रेजरी बिल के नाम पे भी लाते हैं। ठीक है, टी बिल जो होते हैं ना वो भी एक तरह का जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल। ठीक है, कॉर्पोरेट्स भी लेते हैं, इंडिविजुअल यूनिट 64 बोल के म्यूचुअल फंड का एक आया था, जो फर्स्ट एक्चुअली म्यूचुअल फंड के तौर पे मार्केट में आया था। मैं कभी इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, इंटरेस्टिंग फैक्टर, मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट में डिस्कशंस होता है ये सबका। नॉर्मली गवर्नमेंट करते हैं। ठीक है, डिटेल्स अभी कुछ ऐसा मुझे मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा, बिकॉज बहुत रेयर होता है इतना, मतलब फटाक से मिल जाने वाला चीज़ तो दिख नहीं रहा है मुझे भी, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। बट फिर भी म्यूचुअल फंड के थ्रू से होता है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। गवर्नमेंट भी कभी कभी डायरेक्टली भी इशू करते हैं। ठीक है, ओहो मैं उधर ही लिखना चालू कर दिया, आज का क्लास था। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में पहले लिखिए, फिर बाद में मैं देखता हूँ कुछ सर्वे करके निकालूंगा कि कुछ तो होगा कहीं से, ज़ीरो कूपन है तो फिर उसका कुछ तो रियल में भी पता चल जाए। ठीक है, स्टेज 1
और स्टेज 1 तो हो गया था। फार्मूला कैसे होता है नॉर्मली, मतलब इन्वेस्ट करने से पहले कैसे सोच होना चाहिए। तो एक तो हम लोग को इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए IV0। इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस RE होल टू द पावर n एंड YTM। ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है यील्ड टू मैच्योरिटी वाला, जिसमें हम लोग देखते हैं इंटरनल वैल्यू कितना है पर्टिकुलर बॉन्ड का। इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो, मतलब इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो का मतलब सिंपल बात होता है कि मैं जितना मतलब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा रिटर्न कितना आ रहा है। इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो मतलब मेरा मार्केट में आउटफ्लो कितना है उसके बेसिस में मेरा इनफ्लो कितना है, या फिर सेम टू सेम वाइस वर्सा कि आप आउटफ्लो कितना कर रहे हो उसके बेसिस में आपका इनफ्लो कितना आ रहा है, सेम टू सेम इनफ्लो के हिसाब से आपको आउटफ्लो कितना करना पड़ रहा है। दीज आर बेसिकली YTM का कॉन्सेप्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड शेयर्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। तो इसमें P0 जो है करेंट मार्केट प्राइस, इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस I होल टू द पावर n। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। अगर इस फार्मूला को सिंप्लीफाई किया जाए तो एक फार्मूला ऐसे आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है उतना। तो बस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय P0 होल टू द पावर 1 बाई n माइनस 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको वही पता चलेगा। तो याद यही रखना है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई P0 होल टू दी पावर 1 बाई n माइनस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड फार्मूला है, या फिर आप P0 को भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत में। ठीक है, तो ये आपको चाहिए, दैट इज इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एंड दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में आपको चाहिए कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा उसमें आपको क्या चाहिए, इनफ्लो चाहिए इक्वल्स टू आउटफ्लो चाहिए। यस, वी नीड दिस। एंड वहाँ पर हमें पी नेट कैलकुलेट करने का ज़रूरत पड़ जाएगा। एंड इन दैट केस फेस वैल्यू FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट 1 प्लस KD होल टू द पावर n। एंड KD इक्वल्स टू सिमिलर कॉन्सेप्ट में फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय P नेट होल टू द पावर 1 बाई n माइनस 1। ठीक जैसे यहाँ पर हुआ इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो करके सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस किए, सिमिलर पॉइंट में यहाँ पर हम लोग KD निकाल लिए, एक सेम टू सेम टाइप ऑफ, बस वहाँ इंटरेस्ट है यहाँ KD है। ये कंपनी के लिए वो KD डिवेंचर हो जाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाता है, और कब मतलब इन्वेस्टर्स के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो इंपॉर्टेंस ही रखता है। सेम बात है, कंपनी का जो कॉस्ट है वही इन्वेस्टर्स के लिए इनकम है ना। कंपनी के लिए जो कॉस्ट है वो इन्वेस्टर्स के लिए इनकम है कि नहीं है। हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वो इन्वेस्टर्स के लिए इनकम है, ये सर नो। हेलो, नहीं समझ आ रहा है क्या किसी को भी, क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बेसिकली बोल ये रहा हूँ कि सिंपल लॉजिक लगाओ कि ये जो यील्ड टू मैच्योरिटी, हम लोग इससे पहले भी काफ़ी जगह में यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट किए हैं। ये तो एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने जीरो कूपन बॉन्ड के लिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई रिडेम्पशन वगैरह तो होता है, लेकिन यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड कर रहे हैं तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला ये है कि फेस वैल्यू जो रहेगा उसको अगर 1 प्लस रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न और नंबर ऑफ ईयर से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू पता चल जाता है। बेसिकली आप उस रेट में उसको डिस्काउंट कर देते हो। और यील्ड टू मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मैं बार बार तब मतलब इतना दिन से जितना सारा क्वेश्चंस करके आ रहे हैं हर जगह में हम लोग ये कर रहे हैं कि एक बार हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और एक बार हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी निकालते हैं। दोनों एंगल से हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मैं जो अभी जो बात कहा कि मैं बस इतना कहने का कोशिश किया कि एक इन्वेस्टर जब किसी जगह में इन्वेस्ट करते हैं स्पेशली इन बॉन्ड और डिवेंचर, तो उसको इंपॉर्टेंस ही क्या होता है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना उसके लिए, मतलब बॉन्ड या डिवेंचर के केस में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पहले बताओ मुझे।
कि जब किसी बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ये सुनो। हाँ ये सर। है ना? तो मैं बस इतना कहा कि ये अगर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ मतलब, क्योंकि फॉर्मूला का पैटर्न आप देखो काफी सिमिलर है, ये जो फॉर्मूला का पैटर्न है और ये जो फॉर्मूला का पैटर्न है काफी सिमिलर पैटर्न में बना है, देखिए। अब सिमिलर होने के पीछे का मेन रीजन जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई P0 मतलब करेंट मार्केट प्राइस होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर -1, और यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाल रहे हो फेस वैल्यू बाई P नेट, बिकॉज कंपनी के लिए नेट क्यों हो जाता है, बिकॉज उसका फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। बात को समझिए कि मैं सिंपल बोला कि जो इन्वेस्टर्स के लिए इनकम है वो कंपनी के लिए खर्चा है। कंपनी अगर इन्वेस्टर्स को बोल रहे कि मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, 10% रिटर्न प्रोवाइड करूंगा इंटरेस्ट के हिसाब से, तो इंटरेस्ट 10% अगर इन्वेस्टर्स खुश हो रहा है कि यस आई विल गेट 10%, से फॉर एग्जांपल आप लाइव वॉच में ही देख सकते हो। एक मिनट, अरे भाई जाओ ना, ये क्या हो गया? जस्ट मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये नेशनल हाईवे हो, ठीक है, NHAI यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि कूपन रेट 8.30% है। तो क्या ये NHAI का कूपन रेट 8.30% है, इसका मतलब क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये NHAI को मार्केट से ये पैसा उठाने का खर्चा है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। प्रिया बताओ कि अगर NHAI ये रेट पे मार्केट से क्या कर रहा है, पैसा रेज कर रहा है ना, फंड रेज कर रहा है, हाँ बॉन्ड, सर, हाँ है सर, ना? हाँ। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जिस पैसे से कंपनी पैसा उठाते हैं, ठीक, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है कि उसी उसी अमाउंट से इन्वेस्टर कमाते हैं। सर करेक्ट। बात सही है कि नहीं है? कंपनी के लिए जो खर्चा, हाँ सर, समझ। इन्वेस्टर्स के लिए वो इनकम, प्रॉफिट होता है। है ना सर? बस मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट एंगल से काम करते हैं, ऑपोजिट एंगल से, डिफरेंट नहीं बोलेंगे, ऑपोजिट एंगल से काम करता है। अब इसमें ये फॉर्मूला को समझने का एक सिंपल तरीका मैं बता रहा था कि आप ये दोनों फॉर्मूला को सिमिलर कॉन्सेप्ट में याद रख सकते हो, बिकॉज ये एक इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्ट मायने रखता है और एक कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट मायने रखता है। अब उसका दोनों का फॉर्मूला देखो, इसमें पी नेट आ गया, उसमें P0 आया था, बिकॉज इसके लिए मार्केट प्राइस इंपॉर्टेंट है और इसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करके उसका प्राइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला कि ये दोनों काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट बना है, बस ये केडी है और ये इंटरेस्ट है। बाकी आप देखो फेस वैल्यू बाई P0 होल टू द पावर 1/n, यहाँ पर भी क्या हुआ, फेस वैल्यू बाई P नेट होल टू द पावर 1/n -1, सेम तरह से बना है, बस एक ही चीज है, बस वो क्या बोलते हैं ना कि क्या एक कहावत है, भूल गया, चलो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ওই আয়নায় मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब বাংলাতে আমরা বলি এটাকে আয়নায় মুখ দেখা देखी, मतलब बस उल्टा अपने आप को ही देखते हैं बट ऑपोजिट देखते हैं कि हाथ वगैरह सब ऑपोजिट आ जाता है, काइंड ऑफ उसी तरह का, ऐसा मिरर इफेक्ट आप बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन करो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कंसिडर ए 4-year zero coupon bond, ZCB, हाँ, zero coupon bond means ZCB, with a face value of 1000, presently trading at 610. If flotation cost equals to 1%, calculate cost of debt. Calculate cost of debt. हो जाएगा? 4 साल का जीरो कूपन बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 है, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 610, फ्लोटेशन कॉस्ट बोला 1%, कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अच्छा क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए या कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू, बिकॉज फ्लोटेशंस वगैरह दे दिया, तो फेस वैल्यू है कंपनी के लिए 1000,
पी नेट कितना हो जाएगा? 610 का मार्केट प्राइस है, लेकिन 1% का फ्लोटेशन है, मतलब इसको मार्केट में लाने का जो खर्चा है पर बॉन्ड का 1%। तो सिंपल कर सकते हैं ना, 610 का 99%, 1% अगर खर्चा हो जाए तो नेट प्राइस क्या हो जाएगा? 1% अगर मेरा खर्चा हो जाए तो नेट प्राइस कितना हो जाएगा? 99%। इज इट ओके? हेलो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? 610 का 99%। है दादा। क्या हो जाएगा? 603.9। हाँ 603.9। 603.9। तो सिंपल आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ डेट, कंपनी के लिए कितना खर्चा हो जाएगा ये जीरो कूपन बॉन्ड को मार्केट में उठाने के लिए। अब जीरो कूपन का मतलब आप तो समझ ही गए। तो सिंपल हमें चाहिए फेस वैल्यू, हमें चाहिए पी नेट, जो दोनों अमाउंट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। 1/n हमें चाहिए और -1 हमें चाहिए। ये फार्मूला तो था ही, है ना? ये देखिए, ये फार्मूला तो हमारा पहले से ही रेडी है। तो बस हमें पुट कर देना है कि फेस वैल्यू की जगह आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई पी नेट हो जाएगा 603.9 होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 साल का है 4 -1। जस्ट कैलकुलेट दिस, जस्ट कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट करके बताइए तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो 100 बाई 603.9 कीजिए, सॉरी 100 बोल रहे हैं, 1000। हाँ सर। 1000 डिवाइडेड बाई 603.9, जो वैल्यू आपका आया इसको टू दी पावर 1/4 करना है। टू दी पावर 1/4 को सॉल्व करने का एक सबसे बेहतर तरीका क्या है? टू दी पावर 1/4 को सॉल्व 30 करने का पावर। डर्टी पावर, हाँ, टू दी पावर 4 इज नॉट डर्टी पावर, यू कैन सॉल्व इट इजीली। इसके लिए आपको डर्टी पावर याद रखने का सर जरूरत नहीं। 1/4 होगा ना? हाँ 1/4, तो जब 1/4 होगा तो आप तो आराम से यूज कर सकते हो ना, बिकॉज 1/4 इक्वल्स टू 1 इन हाफ इंटू हाफ। हाँ हाफ इंटू हाफ का मतलब क्या हो जाता है? 2 बार रूट। बात समझे कि नहीं समझे? रूट का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है ना। नॉर्मल रूट ओवर का वैल्यू हाफ होता है। देखिए यहाँ पर 2√x, इसका मतलब क्या? समझ गए ना? हाफ, रूट का वैल्यूएशन ही हाफ है। ये तो मैथ्स में हम लोग बचपन से करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको पावर में टू दी पावर हाफ या 1/4 ऐसा दिख जाए तो आप इजीली दो, अगर 1/4 था तो 2 बार रूट दे दिए, बस जो अमाउंट आया -1 कर दो। 1.1343 ऐसा कुछ आएगा, -1, 1.13438, 1.13, एक सेकेंड, 1.13438, 3438 -1, तो -1 into 100, 13.44, 13.44, this should be your answer, 13.44%। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए या फिर क्लियर है। ये यहाँ पर मैंने रूट यूज़ कर लिया, 1/4 को 2 बार रूट कर दिए, बिकॉज रूट का वैल्यूएशन हाफ है, तो इसलिए 2 बार रूट, 2 टाइम्स रूट किए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई डर्टी पावर करने का जरूरत नहीं है। डर्टी पावर आप तब कीजिए जब 1/3 हो, 1/7 हो, मतलब जिसको रूट से सॉल्व करना मुश्किल है। और आपको लॉग भी लेने का ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, डर्टी पावर मैंने लिखा के रखा था, यस आप डर्टी पावर यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है अभी ज़रूरत नहीं है, अभी डर्टी पावर में जाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। ये प्रहलाद जी, ये नॉर्मल कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ही होता है ना, क्यूब रूट नहीं होता है ना? नहीं नहीं, क्यूब रूट, नॉर्मल कैलकुलेटर स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट यहाँ नहीं होता, वो साइंटिफिक में रहता है क्यूब रूट वगैरह। नॉर्मल कॉमर्शियल कैलकुलेटर सब नॉर्मल रूट का मतलब स्क्वायर रूट है। तो 1/3 अगर निकालना हो तो फिर डर्टी पावर से निकालना पड़ेगा। हाँ मतलब कॉमर्शियली अगर करना है तो आपको डर्टी पावर से करना होगा।
डर्टी पावर का प्रोसेस बड़ा लंबा है। हाँ लंबा है, वो थोड़ा कॉमर्स वाले लोगों को ये करना पड़ता है। सर बिकॉज फिर जब ये 1.1/5 होगा तब तो वही करना पड़ेगा ना। हाँ तब आपको करना होगा डर्टी पावर, ठीक है। बट नॉर्मली इन एग्जाम सिचुएशंस अवॉइड करता है हमेशा कि डर्टी पावर ना आए, ठीक है। बट देखिए अगर एग्जाम सिचुएशंस ना हो किसी के भी, मतलब अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सिचुएशन हो, आप नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रहे हो, ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल कर रहे हो, तो इन दैट केस आप बस सिंपल आप साइंटिफिक यूज़ करें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है ना, ये एक अंदर से सीखने का एक तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है, कि देयर इज अ वे, बस सर यही है। 1/9 हुआ तो भी तो 2 बार रूट करके कर लेगा। कैसे 1/9 कैसे कर लोगे 2 बार रूट करके? हाफ इंटू हाफ क्या 1/9 होता है? नहीं, हाफ नहीं। फिर तो 1/9 का 2 बार करेगा तो वो 9 तो 3 का हुआ ना हाँ तो वो स्क्वायर। क्यूब रूट हो गया ना, वो तो क्यूब रूट का हो गया ना। क्यूब रूट तो कॉमर्शियल में नहीं होता है ना। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, क्योंकि 3 × 3 9 है। 3 × 3 × 3 करेगा तो 27 होगा ना। हाँ लेकिन तुम बात तो समझो, रूट का वैल्यूएशन हाफ होता है, ये देखो ना कैलकुलेटर क्या बता रहे हैं, ये स्क्वायर रूट है ना, ये नॉर्मल कॉमर्शियल, ये साइंटिफिक नहीं है, स्टैंडर्ड, ये देखिए स्टैंडर्ड, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। तो अगर आपको रूट यूज़ करना है कॉमर्शियल में तो आप सिंपल रूट यूज़ करोगे, इसका मतलब होता है हाफ। अगर हाँ साइंटिफिक में जाओगे वहाँ पर आपको थर्ड रूट ऑफ एक्स भी दिखेगा, वो साइंटिफिक में होता है, ठीक है। बट सिंपली आपको करना है तो फिर आपको तो हाफ ही करना है, और अदरवाइज आपको अगर 1/9 सॉल्व करना है तो इन दैट केस आप कैसे करोगे रूट यूज़ करके? अगर आपको 1/9 सॉल्व करना है तो कैसे कर पाओगे आप तभी तभी रूट यूज़ कर सकते हो जब हाफ इंटू हाफ 1/4 या फिर हाफ, मतलब 2 to 4 to 8, 1/8 होगा तो भी कर सकते हो, है ना। तो देखो ना 4 2 8, हाँ 1/16 हो तो कर सकते हो, 1/32 हो तब कर सकते हो, ऐसे केसेस में आप कर सकते हो। जब जब वो हाफ के साथ जाएगा, रूट के साथ जाएगा, हाफ रूट के साथ, स्क्वायर रूट के साथ, तब तब आप कर सकते हो, अदरवाइज कैसे करोगे? हाफ वाला में ना। हाफ वाला अभी में समझ। समझ गया, बिकॉज रूट का वैल्यू हाफ है। ओके ओके, अब देखो मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ अब उसके मतलब आप ये मत पूछ लेना कि रूट का वैल्यू हाफ क्यों है, अब ये मुझे नहीं पता, ये तो अब या तो आर्यभट्ट को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ फिनांस समझता हूँ और उसको मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ जहाँ मैथ्स का यूज़ होता है। नहीं, मैथमेटिक्स में इसका मैनुअली निकाला जा सकता है। हाँ हाँ मैथमेटिक्स में हम लोगों निकाला ने जा पढ़ा था, सकता है, ध्यान नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये निकाला जा सकता है, मैम को पता है थोड़ा बहुत, आपको भी पता होगा शंकर जी, मुझे नहीं पता हाँ, बिकॉज मैं मैं देखना सीरियसली, पड़ेगा मुझे। ठीक है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से है वो हाँ। उनको ऑब्वियसली वो जरूर ढूंढ सकता है इसको, बट मुझे नहीं सीरियसली पता, जो नहीं पता मैं क्यों बोलूँ उसके बारे में। जैसे इसको भी पायल को भी आता है, मतलब मैम को भी आता है, आप लोग जानते हो, वो भी ना क्या क्या करता रहता है, वो बैक कैलकुलेशंस ये सब करके वो सब निकाला जा सकता है। आजकल तो कॉमर्स मैथ्स में, तो कॉमर्स का मैथ्स बड़ा इजी होता है, कॉमर्स में मैथ्स का यूज़ एप्लीकेटिव वाला है, सिर्फ एप्लीकेशन वाला। साइंस में क्या है ना, उसको डिस्कवर करना, प्रूव करना, बहुत जगह है उसमें, उसका तो अलग ही है। वो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला देख के तो मेरा हार्ट अटैक हो जाता है सही बोल रहा हूँ ना शंकर जी? ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री। वो साइन हाँ, थीटा कॉस थीटा का साइन वैल्यू साइन कॉस थीटा। हाँ। साइन कॉस टेन, सर मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो चलो ठीक, वो भी एक अलग है, लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन आता है उसमें इतना फॉर्मूला है, मतलब 10th लेवल तक तो कुछ नहीं है, 11 12 स्पेशली जो प्योर मैथ्स जो होता है 11 12 एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन तो छोड़ ही देते हैं, मतलब बहुत सारा है, मतलब जिसको मैथ्स में प्यार नहीं है ना वो तो पागल ही हो जाएगा। अच्छा चलो, अब मैथ्स को लेके चर्चा करके क्या फायदा अभी। अच्छा, तो फिर ये 13.44 बेसिकली क्या हुआ? 13.44 बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया कि ये जो कंपनी है, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, जीरो कूपन बॉन्ड अगर ये मार्केट में इशू करता है तो इसका इस पर्टिकुलर जो रेंज में ये इशू करने का सोचा था, इस पर्टिकुलर रेंज में ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का कि कंसिडर ए 4 ईयर जेडसीबी विद फ्यूचर फेस वैल्यू ऑफ
1000 प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 610। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट 1% है तो फिर इसका कितना डेब्ट का खर्चा आ जाता है, बस ये है सिंपल। ये डेब्ट उठाने का इसका इतना खर्चा आ रहा है, जिसका परसेंटेज वाइज 13.44%। बस इतना ही आपको याद रखना होगा और कुछ नहीं। मार्केट में क्या है ना, आजकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेराइटीज ऑफ निकल रहा है। अब कंपनी आजकल इसका पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर ना मतलब एक बहुत बड़ा केस चलता है सारा दिन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बैंक को प्राइवेटाइज करने के पीछे एक चल रहा है, ठीक है। फिर आज सीतारमन जी ने ये भी दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोला कि ये जो स्ट्राइक चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, 9 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जिनको जॉब जाने का डर है, ठीक है, उसको चिंता करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उन लोगों के साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। सबको डर हो गया कि जॉब चला जाएगा। प्लस ये भी तो डर हो गया ना कि आगे काम करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब चला जाएगा। यही बात तो मैं समझ नहीं आता मुझे, कि यही बात मुझे समझ नहीं आता कि आप अपना और इफेक्ट। हाँ जॉब बोलिए। सिक्योरिटी, अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आदमी सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहता है ना कि जॉब सिक्योरिटी है। हाँ तो आप एफिशिएंसी ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं, तो एफिशिएंसी नहीं वहाँ पे चाहिए, मतलब टैलेंट बोल के कोई चीज़ नहीं है, इफेक्टिव एफिशिएंसी लेवल बोल के कोई चीज़ नहीं है, नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐसा करके ऑर्गेनाइजेशंस का हालत तो खराब होगा ही ना शंकर जी। हाँ। हाँ, ऐसा करके चाहे कोई भी हो, विथ ऑल रेस्पेक्ट टू दी, मतलब जो लोग सीरियसली बहुत अच्छे सरकारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, में भी हो सकता है आप लोगों के फैमिलीज में भी कोई हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि भाई काम करो और रहो। जो काम करेगा कंपनी कभी भी उसको बाहर नहीं करेगा, कभी नहीं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक पैरामीटर होना चाहिए, परफॉर्मेंस पैरामीटर होना चाहिए जो प्राइवेट लेवल में होता है, कि अगर आप मतलब लेवल आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको जाना होगा, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, एक बैलेंस कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, सरकारी और प्राइवेट में थोड़ा अंतर होगा, ज़रूर होगा, बट फिर भी एक पैरामीटर होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी एक एनालिसिस पैरामीटर होना चाहिए कि इस परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि अगर परफॉर्मेंस खराब होता है तो फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा, या फिर आपको फिर से सीख के आना पड़ेगा। ठीक जैसे क्रिकेट में नहीं होता, कोई भी स्पोर्ट्स में, कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आपको टीम से बाहर जाना होगा, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी क्यों ना हो या विराट कोहली क्यों ना हो। ये बात तो है कि नहीं है? सर बोलो सर। ये जॉब सिक्योरिटी वाला जो बोला ना, एक दिन पापा ने बताया था, पहले का टाइम पे ना ये लेगेसी के लिए ना आदमी लोग सुसाइड भी करता था, वो अपना बच्चा को जॉब मिल जाओ बोल के। ये बात सही बोले हो आप, ये बात सीरियसली, हाँ ये सही बोले हो आप, ऐसे सीरियसली होता है। इवन ये लेगेसी का जो है ये रेलवेज में बहुत है, अब आज भी है आज भी है, कि हाँ आज भी आप है। कि रेलवेज में आज भी है कि आपका मतलब नेक्स्ट जनरेशन को या वाइफ को हाँ, या बच्चे को। रिटायरमेंट के बाद जॉब ऑफर होता है, आज भी है शायद रेलवेज, आज भी है इंडियन रेलवेज। जी। इसलिए तो रेलवेज का बुरा हाल है ना, मतलब बहुत बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है, मतलब कैसे भी करके टिका हुआ है, बस यही है। एक्चुअली क्या ये होता है ना, एक टाइम पे ठीक था ये, लेकिन आज जाकर के मतलब इतना बहुत सारे चेंजेस हो गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सारा कुछ हो गया, तो अभी आज जाकर के ये ठीक नहीं है, मतलब एफिशिएंसी लेवल डाउन करता है इसको। हाँ हाँ ऑब्वियसली, मतलब जहाँ दुनिया आगे बढ़ रहा है हम लोग डे बाई डे पीछे चला जा रहे हैं। ये जैसे लालू जी जब रेल मिनिस्टर थे, हार्वर्ड से एक टीम आया था, तो लालू प्रसाद यादव के टाइम पे वो बैलेंस शीट और पीएल को जो मैनिपुलेट किया था, देखने लायक था, गजब कॉन्सेप्ट था, कि इंडियन रेलवे 3 रुपये के टिकट में, हाँ 3 रुपीज़ का टिकट, ऐसा दाम में ट्रेन चला के, मिनिमम टिकट 3 टका, फिर 5 टका, फिर 7 टका, ऐसा करके टिकट का प्राइस बनाया था, जिसमें अप टू 15 किलोमीटर तक 3 टका का टिकट बनाया था। तो बेसिक कॉस्टिंग वायोलेशन हो रहा था कि कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि 3 टका का टिकट बना के आप इतना बड़ा रेलवे को कैसे चला सकते हो। तो लेकिन बैलेंस शीट में पूरा का पूरा एसेट लायबिलिटी साइड एकदम पूरा झक्कास करके रखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा लगेगा कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ऑडिटर से साइन वगैरह सब एकदम परफेक्ट हो गया, तो फिर पूरा नेशनल लेवल में एकदम क्लियर कट मैटर। अब हार्वर्ड वाले सोच लिया कि सच में इंडिया है, कुछ भी कर सकता है, तो तो लालू सीरियसली। के टाइम पे तो रेलवेज को प्रॉफिटेबल मतलब
रेलवे उसको दिखाया गया था कि प्रॉफिटेबल। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन हाँ। ये कैसे पॉसिबल है, आप बताइए ना, ये कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, ये तो मैनिपुलेट किया हुआ है, पूरा का पूरा दिख रहा है। मतलब अगर हर एक अथॉरिटी अगर सहमति देता है तो फिर कोई भी प्रॉफिटेबल दिखा सकते हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई अथॉरिटी नहीं है। और बाद में तो प्रूव हुआ कि ये तो पूरा का पूरा मैनिपुलेशन था, मतलब जानबूझ के इसको बनाया गया था। और हार्वर्ड वाले भी आया था देखने के लिए, लालू बड़ा खुश दिख रहा था कि देखो मेरे अंडर में क्या प्रॉफिट करवा दिया मैंने रेलवे का। लालू ने बोला कि मैंने कुल्हड़ में चाय कर दिया। कुल्हड़ में चाय कर दिया। उसका सबसे भयंकर एक था, जो नॉर्मल स्लीपर डब्बा होता है उसमें जो साइड बर्थ होता है वो बीच में भी एक बर्थ लगा दिया था। हाँ हाँ, लेकिन चला नहीं था वो ज्यादा दिन तक। वो कैसे चलेगा, ऐसे ही कितना कंजेशन होता है। मतलब बेसिक सर्वाइवल क्वालिटी भी नहीं बचता है उसमें। मतलब इंसान को जानवर की तरह ट्रीट कर रहा था हर एक स्लीपर डब्बा में, मतलब एक्सेप्ट कुछ स्पेशल डिलक्स ट्रेन को छोड़ के कोई भी ट्रेन में, मतलब ऐसे ऊपर ही वाला तो एकदम छत के साथ चिपक जाता था। ऊपर वाला एकदम छत के साथ, मतलब एकदम नाक लगाने का जगह नहीं होता था। और साइड बर्थ में 3 बर्थ लगातार नीचे। बाप रे बाप, ऐसा करके प्रॉफिट दिखाना समझ में नहीं आता। तो जहाँ देश को फैसिलिटीज देना है, बुलेट ट्रेन का जमाना आ गया है, मतलब जमाना जा रहा है, आ गया नहीं बोलना चाहिए, जा रहा है। हम लोग अभी भी कहाँ पर पड़े हुए हैं, छोड़िए। अच्छा, पॉइंट सी। मुझे एक बात अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट सही कितना सही कर रहा है कितना गलत, इतना भी मुझे हर चीज़ अभी समझ तो समय के साथ आता है। मतलब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा कि मतलब ये पंगा बहुत ले रहा है। इतना पंगा नहीं लेना चाहिए कभी कभी, मुझे लग रहा है। नहीं, ये ज्यादा पंगा ले रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत सी चीजें इम्प्लीमेंट एकदम फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जो पंगा ले रहे हैं। सब लोग गुस्सा हो जा रहे हैं। फार्मर अलग गुस्सा पड़ा है, बैंक वाला अलग गुस्सा पड़ा है, आसाम के लोग अलग गुस्से पड़े हैं, मुस्लिम्स अलग मतलब गुस्सा पड़ा, कश्मीर बहुत वाले ज्यादा, अलग। बहुत ज्यादा पंगा ले लिया है। मतलब मतलब जिसको एक चीज मैं बोलूंगा कि ठीक है, इसका कुछ डिसीजंस में भी हो सकता है कि किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद है। पर एक चीज है कि भाई ये कुछ करने का कोशिश जरूर कर रहे हैं, नहीं तो मतलब जो अपना गद्दी को प्यार करेगा ना, वो कभी भी ना ये सब मैटर को लेके ना, मतलब कभी भी हवा में नहीं उछालेगा ये सब मैटर कभी भी। ये तो मैं, मेरा पर्सनल मतलब फीलिंग्स है कि जिसको अपना गद्दी प्यारा होगा वो कभी ये सब बात नहीं उठाएगा। शायद उसको गद्दी प्यारा नहीं है, वो कुछ जेन्युइनली करके मरना चाहता है। हाँ, उसके बीच में 2-4 गलत काम भी करेगा। जैसे मैं पर्सनली नहीं मानता कि वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम नामकरण ठीक नहीं है नहीं, वो मुझे। गलत है, वो गलत वो है, गलत है वो एकदम, गलत वो है, वो मुझे गलत। एकदम पसंद नहीं आया। ये गलत लगा मुझे, क्योंकि आपके जीते जी आप ऐसे नहीं कर सकते, हाँ। ये नहीं कर सकते और ऐसे। बंगाल में भी जो इलेक्शन कर रहे हैं, अनएथिकल कर रहे हैं ये लोग। हाँ कर रहा है। कर रहा है। वैसे स्पेशली जिस तरह से टीएमसी का इतना सारा लोगों को आप हाँ मतलब टीम में ले रहे हो, ये गलत है। हाँ, ये ये गलत है। गलत मतलब है। मुझे कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि ये दहले मतलब वो उल्टा ना पड़ जाए सिक्का। हाँ, उल्टा ही ना पड़ जाए। ये मुझे कभी डर है मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग आए, बट अगर इस तरह का पॉलिसी मेंटेन करेगा तो बहुत खतरा दिख रहा है मुझे। मतलब साफ रखना चाहिए था, अपना जो हाँ छवि था उसको साफ रखना चाहिए था। ये लोग सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि वो शामदाब दंडभेद वाला नीति यूज कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ हाँ, दिन किसी हुक और क्रुक जैसे भी। हाँ हुक और क्रोक कैसे भी करके आ जाऊं, उसके बाद देखूंगा, जैसे यूपी में किया था। हाँ अब देखते हैं, अभी यूपी और बंगाल का दोनों का कैरेक्टर थोड़ा अलग है ना। हाँ। सर, बोलो। फिर मोदी जी के अगेंस्ट पे सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो ऐसा ट्वीट क्यों करते बैठता है? उसको 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 छूट है सर, वो बहुत सीनियर लीडर है। सुब्रमण्यम स्वामी आज का लीडर नहीं है सर। वो तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद से ही वो इंडिया के साथ है। वो तो नेहरू जी के साथ भी पॉलिटिक्स का पहचान है उनको। ठीक है। ये अभी तक जिंदा है? सुब्रमण्यम स्वामी 80+ एज है उनका। वो कोई आम आदमी नहीं है।
और उसको किसी से डर नहीं लगता। और सीरियसली बताऊं मैं आपको कि बीजेपी उसको छूट दे के रखा है और उसके ऊपर कोई कुछ कर भी नहीं सकता, उसके ऊपर कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो दल बनाया था ना जनता दल का, तो वो जनता दल ऑफिशियली था इतना दिन। 2013 में ये जनता दल का एक ही लीडर इतना दिन जिंदा था, वो है सुब्रमण्यम स्वामी। 2013 में आके वो लोग जनता दल को टोटली बंद किया और बीजेपी के साथ एकदम कंप्लीटली आया। ये सुब्रमण्यम स्वामी ग्रेट पर्सन, मैं तो बहुत मानता हूँ इनको। मतलब इनका एनालिसिस मतलब ना, लॉजिक ना होता है, पर समझ में नहीं आता कि सेम पार्टी से होके फिर खुद के पार्टी को ट्रोल क्यों। नहीं नहीं, ये लिबरलिटी है बीजेपी में, ये लिबरलिटी है बीजेपी में, मैं मानता हूँ कि ये लोग। और सुब्रमण्यम स्वामी काफी पॉइंट में बात करते हैं, काफी पॉइंट में बात करते हैं हाँ और सही बात करते हैं। मतलब मैं उनके साथ मानता हूँ। मैं तो कभी कभी मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि मोदी को हटाओ और सुब्रमण्यम स्वामी को बिठा दो, बट वो कर नहीं पाएगा। दोनों अपने अपने जगह में ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी बेसिकली एंटी कांग्रेस है, एंटी गांधी फैमिली है, एंटी कांग्रेस भी है एंटी और वो, हाँ एंटी कांग्रेस, एंटी एंटी नेहरू फैमिली, ये जो पूरी एंटी है नेहरू ना फैमिली, वो, हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो बेसिकली एंटी कांग्रेस है और और वो एंटी एंटी सोनिया गांधी है, सोनिया एंड टू द गांधी पावर टू। ऐसे बहुत नॉलेजेबल है, बहुत काफी हाँ नॉलेज, नॉलेजेबल बहुत है, बहुत नॉलेजेबल है। उसके डिबेट में बहुत अच्छा लगता है उसको सुनना। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मतलब इतना दिन से मैं इतना सारा लीडर को सुनने का कोशिश करता हूँ, बट आज तक इतना कन्विंस में किसी के बात पे नहीं हुआ जितना मैं सुब्रमण्यम स्वामी के बात में आता हूँ, क्योंकि इसके पास हिस्ट्री है पूरा। मतलब ये सब कुछ जानता है, मतलब इसके पास पॉइंट है, इसके पास हिस्ट्री है, सच्चाई भी है इसके पास, तभी इतना लड़ रहा है। अच्छा लिखिए लॉ की डिग्री है शायद इसके पास। नहीं लॉ है, ये इकोनॉमिक्स हाँ में भी ये तो इकोनॉमिक्स का भी काम किया है, हार्वर्ड में पढ़ाया, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया, आईआईटी में भी आके पढ़ाया, अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छा। अभी मतलब एज ए गेस्ट के तरह पढ़ाते हैं। काफ़ी फेमस टीचर के तौर पे भी बहुत फेमस है ये। यूएस में इसका गैंग है पूरा स्टूडेंट का, इनका एक अलग ही पहचान है वर्ल्ड वाइड। अच्छा चलिए हो गया, थोड़ा राजनीति का बात हो गया। In several sums of cost of capital, they do not give us any information about price of the bond. We are forced to assume that the bond is trading at par. The bond is trading at par. Okay. मतलब हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि वो पार वैल्यू में आ रहा है, दैट इज प्राइस इक्वल्स टू फेस वैल्यू। जैसे कि आज वाला क्वेश्चंस में ऐसा हुआ था, तो अगर प्राइस बाय चांस नहीं है तो फिर आपको फेस वैल्यू ही मानना पड़ेगा। इट्स अ गुड अप्रोच, जैसे कि शंकर जी कर लिया था, बट उस क्वेश्चंस में पर प्राइस था। ठीक है, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू देन KD इक्वल्स टू, सिंपल, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा। इफ दिस इज ट्रू देन कूपन अमाउंट। अच्छा हम लोग इतना देर से राजनीति वगैरह कर लिए, लेकिन मुझे रोशनी और प्रिया का कोई आवाज़ नहीं आया, ये लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग है कि नहीं है? আছি দাদা। ओके ओके ठीक আমি है। অ্যান্টি রাজনীতি। यस आई नो यू आर एंटी राजनीति। अब क्या है ना, जानता है ना रोशनी, राजनीति एक ऐसा चीज़ है ना, कोई कितना भी प्रो हो या एंटी हो लेकिन उसको राजनीति करना ही पड़ता है। राजनीति आजकल हर जगह पर है, आप ऑफिस में जाओ राजनीति, अलग अलग तरह की राजनीति। नहीं हम लोग राजनीति तो नहीं कर रहे थे, हम लोग तो इकोनॉमिकल बातें कर रहे थे, राजनीति का बात थोड़ी करेंगे हम लोग। আমি তো বুঝি না, মানে খবর রাখি না ওইসব, ওই জন্য কিছু বলতে পারছি না। नहीं नहीं ठीक है, सबको बोलने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सुनने वाला भी तो कोई चाहिए
कि हम लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसका भी तो कोई विचार करेगा। খালি একটা জিনিসই জানি ঠ্যাং ভেঙে গেছে, ठैंग भेंगे कैसे? यस, ठैंग খালি তো भेंगे। খবর ওই দেখায়। और क्या खबर होगा? अच्छा, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। जब ऐसा कुछ होगा कि इन सेवरल सम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे डू नॉट गिव अस एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, वी आर फोर्स्ड टू एज्यूम दैट द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, दैट इज प्राइस इक्वल्स टू फेस वैल्यू। इफ दिस इज ट्रू देन केडी इक्वल्स टू सिंपल कूपन रेट इंटू 1 माइनस टी। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। सिंपल कूपन रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट होगा इंटू 1 माइनस टैक्स रेट जो होगा, यही आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाएगा। बिकॉज मार्केट प्राइस वगैरह कुछ नहीं देगा, फेस वैल्यू पे ही बात बनेगा, तो आप सिंपल ऐसे करके केडी को कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज अगर प्राइस दिया नहीं है अलग से, तो फेस वैल्यू के मान के अगर चलना है तो इन दैट केस आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। याद रखिएगा, हाँ, डिफरेंस, स्पेशली जिनका एग्जाम वगैरह में सवाल होता है ना, तो उनको कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप इस केस को थोड़ा ध्यान रखिएगा, चार्टर्ड के एग्जाम में, सीएस के एग्जाम में, और ऑल्सो सीएमए के एग्जाम में। ओके, पॉइंट 4, ठीक है। हम लोग काफ़ी सारा पॉइंट कर लिए, हम लोग अभी एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे। केडी बहुत खेला हो गया, ठीक है। अब हम लोग टर्म लोन को बात करेंगे, ठीक है। टर्म लोन, अब खेला हवे बोलने में भी डर लगता है, बाप रे। ये आजकल और कोई नहीं बोल रहा है, ये जब से ये पा टूट गया ना, उसके बाद से और खेला हवे नहीं हो रहा है। ये चीज़ मैंने भी थोड़ा देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ ए टर्म लोन that is KT equals to interest rate into 1 minus T. KT equals to interest rate into 1 minus T. However, if सेम टू सेम हो गया, देखिए नॉर्मल टर्म लोन अगर बोले, अच्छा टर्म लोन का बेसिक मतलब है बैंक, अगर बैंक से लोन लेता है कोई कंपनी, सिंपल। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अलग अलग जो सोर्स है कंपनी मार्केट से कैपिटल उठा सकते हैं, दैट इज सिंपल। तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन मतलब बेसिकली बैंक से जब कंपनी लोन उठाते हैं उसको केटी के हिसाब से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, दैट इज इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टी। बट एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। हाउएवर इफ देयर इज सम प्रोसेसिंग फी, अगर कुछ प्रोसेसिंग फी है चार्ज्ड बाय द बैंक, लोन पाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लग जाता है कि नहीं लग जाता? हाँ लगता है। लगता है ना, अपफ्रंट कॉस्ट के नाम से भी हम लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग में लगता है। तो ये जो चार्जेस हो जाता है, अगर ऐसा कुछ चार्ज, मतलब आप लोग इसको वही फ्लोटेशन कॉस्ट की तरह समझ सकते हैं, है ना। तो इन दैट केस फॉर्मूला थोड़ा चेंज, ओके। तब आपका केटी का हिसाब कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट into 1 minus t whole divided by 1 minus f, okay। f means basically वही जो upfront cost का चार्ज, दिस इज ऑल्सो फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर द कंपनी। कंपनी को लोन पाने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ा, 10 करोड़ का लोन चाहिए, 20 करोड़ का लोन चाहिए, तो उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लग जाता है बैंक का, अपने अपने बैंक का जो चार्जिंग सिस्टम है उस हिसाब से, ऑब्वियसली कुछ हार्डली 0.5 1 ऐसा ही चार्जेस होता है, ठीक है। तो लेकिन वो भी तो कम कुछ नहीं होगा, वो भी लाख में चला जाएगा, लाख, मोर देन लाख्स हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी एक ध्यान में रखना पड़ता है। तो के टी इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ। अब चलिए केटी वाला कैलकुलेशन बड़ा इजी है। जब हम लोग इतना सारा चर्चा कर लिए ना, अब आगे का कैलकुलेशन आप लोगों को ना, सब आप लोगों को सुपर पानी की तरह लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ नहीं है। तो बस एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रिया, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। कंसिडर ए 10-year term loan, okay। Consider a 10-year term loan of rupees 10 crore at a interest rate of
14%. If tax rate is 30%, if tax rate is 30% and upfront cost प्रोसेसिंग फी, अपफ्रंट कॉस्ट ना बोल के इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रोसेसिंग फी। ये प्रोसेसिंग फी अगर किसी ने कभी बड़ा लोन नहीं लिया, ठीक है, अगर आप लोग सिंपल बजाज फाइनेंस का कार्ड यूज़ करते हो या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो ना, तो देखिए ना बैंक आपसे ना ये बजाज फाइनेंस का कार्ड इशू करने से पहले या क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले एक प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है ना। जो लोग कभी कोई बड़े लोन के लिए अप्लाई नहीं किए हो तो एक सिंपल चार्जेस लेता है, 300 रुपीज़, 400 रुपीज़, हार्डली 500 रुपीज़, डिपेंड करता है कि कैसा कार्ड है, उसका फैसिलिटीज़ क्या है, सीलिंग लिमिट क्या है, ठीक है। चार्जेस अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस ना एक होता है, ठीक है। तो व्हाट इज दी, तो क्वेश्चन क्या है, अपफ्रंट प्रोसेसिंग फी इज 5%। नाउ व्हाट इज दी cost of the term loan? What is the cost of the term loan? तो चलिए बताइए, तो हो जाएगा ये, इजी है। ज्योति बोलो क्या करेंगे इसको। 10 साल का टर्म लोन है, 10 करोड़ का है, इंटरेस्ट रेट 14% बोला है, इंडस्ट्रियल लेवल का है, 14% का इंटरेस्ट रेट है, टैक्स रेट 30% है, अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस 5% है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन? कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? दिस वन, इंटरेस्ट रेट 1 - T अपॉन 1 - F। यस, बिकॉज इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस है, सो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - T डिवाइडेड बाई 1 - F। तो बस यूज कर लीजिए, इजी है, इजी है। KT equals to interest into 1 - T और डिवाइडेड बाई 1 - F। तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 14 करके है, 1 - टैक्स कितना है 30, तो 0.7 नहीं सॉरी 0.3, सो डिवाइडेड बाई 1 - 0.8 मतलब 0.05, 5% है, 5% है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रिया का नेटवर्क इशू फिर से हो रहा है, 0. नेटवर्क इशू नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन खत्म हो जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन वो लोग अपने आप ही काट कर रहा है। हाँ सर, पता नहीं, रुको मैं देखता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का ना कुछ मैं करता हूँ। ये कभी कभी ना किसी किसी का, कभी कभी किसी किसी का बहुत प्रॉब्लम होता है, सबका नहीं होता, कभी कभी किसी किसी का। इसका क्या मतलब वे आउट तो कुछ तो होगा इसका, देखता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली एक अच्छा लॉन्च किया है जो जूम वगैरह का नहीं है। जैसे जूम का क्या प्रॉब्लम है, मतलब हमेशा इसका कॉलिंग क्वालिटी कंपेरेटिवली हाई बोला जाता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा मतलब MBPS वगैरह हो जाता है। तो लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ना काफ़ी लो MBPS में भी काम करता है, मतलब मतलब इंटरनेट फैसिलिटीज़ में भी माइक्रोसॉफ्ट टीम यूजेबल है बैंडविड्थ के हिसाब से। इसलिए मैं शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ, नहीं तो मुझे जूम का भी मेरा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, बहुत लोगों का फिर वो MBPS का प्रॉब्लम हो जाएगा। और इंडिया का इंटरनेट तो बहुत अच्छा है ना, हम लोग जानते हैं वर्ल्ड रैंकिंग में हम लोग इंटरनेट स्पीड की हालत में ब्रॉडबैंड में मोस्ट प्रोबेबली 120, और इसमें क्या बोलते हैं आपका मोबाइल स्पीड रैंकिंग में तो बहुत भयंकर हालत है, 140, 50 ऐसा कुछ। फिर भी ब्रॉडबैंड थोड़ा बेहतर है। अच्छा कितना आ रहा है 10.32%। 2.7 डिवाइडेड बाई 0.995, कितना 10 पॉइंट, नहीं ठीक से बोलो। मेरा आंसर तो 9.85% आ रहा है, 9. 9.8492। यस 9.8 डिवाइडेड बाई 0.995, 9.8492, तो वी कैन से 9.85 है ना।
9.85 एकदम सही है। देखो कुछ तो गड़बड़ किया है ज्योति, देखो क्या मिस्टेक हुआ है तुमसे। दादा तो 0.3 ना, कौन सा 1 0.3? माइनस हाँ, विच वन? 1 माइनस 0.3 तो नहीं 0.3 तो ये ना। सर है। हाँ तो सर 0.3 0.3 इज द सेम थिंग ना। हाँ बोलो ज्योति बोलो। ये 1 माइनस एफ में आपका 0.995 कैसे आया? सर 5% था ना, प्रोसेसिंग फी कितना था? 5% था ना, तो ओ 5 डिवाइड बाय दादा 100 करने से 0.95 ये 0.5% था, मैंने कैलकुलेशन ये गलती से यहाँ लिख दिया 0.5, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रॉन्ग, मेरा मिस्टेक है। 0.5 डिवाइडेड बाय 100, सो 0.005। यस यस, मेरा मिस्टेक है। 0.5 है तो फिर ये 0.05 हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 100 करते हैं ना। शंकर जी ये थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया था, 5% नहीं 0.5% है। प्रिया इसको चेंज कर लो। हाँ सर कर लिया। ठीक है शंकर जी ये चेंज कर लीजिए। हाँ कर ले। ओके 0.5% है तो जाके ये होगा, अगर 5 होगा तो फिर अलग हो जाएगा, 5 होने से आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन 9.84 है। हाँ 9.85 आएगा, ठीक है। तो टर्म लोन का कॉस्टिंग समझ में आ गया कि कितना परसेंटेज कॉस्टिंग इसका टर्म लोन का है। ओके अब एक फिक्स्ड वाला और एक कर लेते हैं, मतलब जो कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में रहता है 0.5 के नाम से इसको डिनोट करेंगे, और हेडिंग इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी इशू करता है तो उसका कॉस्टिंग कैसे हम लोग करेंगे। द डिसीशंस एंड डिस्कशंस and formulas are exactly similar to that of bond, to that of bond। जैसे बॉन्ड में करते थे ना केडी में, वैसा ही होता है यहाँ पर भी। द ओनली डिफरेंस इज that preference dividend is not a tax deductible expenses, not a tax deductible expenses। मतलब कुछ समझ में आया? प्रेफरेंस जो है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। मैं फिर से एक बार आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूँ, जैसे मैं ये हर बार बताता हूँ फिर से ही। दादा तो बताओ। यस 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 एक सेकेंड, हाँ लिख ले। The discussions of the formulas are exactly similar to that bond. The only difference is that preference dividend is not a tax deductible expenses। बेसिक पॉइंट है, आप लोग जानते हैं, मैं फिर से एक बार याद दिला दूंगा कि प्रेफरेंस का जो प्रेफरेंस डिविडेंड जो दिया जाता है, कंपनी जब किसी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं तो वो टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को देने के बाद ही हमें डिविडेंड देगा। अगर हम किसी कंपनी का डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड लेते हैं तो हमें वो कंपनी का टैक्स देने के बाद अगर कुछ बचेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सबसे पहले किसी भी बिजनेस का क्या आता है, सेल्स आता है। फिर हम लोग सेल्स को क्या करते हैं, सेल्स से हम लोग क्या करेंगे, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग लेस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब बेसिकली डे टू डे जो अमाउंट कोई भी बिजनेसमैन अपने घर लेके जाते हैं, फिर वहाँ से कंपनी अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है बिजनेस का
उसको हटाएंगे, लाइक डिप्रिसिएशन, रेंट वगैरह अगर कुछ है तो वो हटा देंगे। फिर बिजनेस के पास जो रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे EBIT, ठीक है। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। यहाँ से बिजनेस को क्या करना होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब ये इंटरेस्ट जब भी बैंक दे देता है, कंपनी बैंक को दे देता है। किसी को कुछ कहना है क्या? ठीक है, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज है, अगर किसी का भी म्यूट नहीं है थोड़ा म्यूट कर दीजिए फिर। पता नहीं कुछ एक बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। EBIT से इंटरेस्ट को हटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, EBT और PBT। आप लोग जानते हैं, मैं बस एक रीजन से लिख रहा हूँ इसको। फिर यहाँ से हमें क्या पेमेंट करना होता है, टैक्स। फिर जैसे ही कंपनी टैक्स पे करेगा तो कंपनी के पास जो अमाउंट आएगा उसको कंपनी बोलेगा पैट और EAT, ठीक है। अब ये EAT और पैट के बाद कंपनी को मौका मिलता है प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने का, अगर कंपनी का प्रेफरेंस वाले है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो अमाउंट बचता है इसको कंपनी बोलता है कि अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग जो है, इसको जब कंपनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड कर देता है, जितना नंबर ऑफ शेयर होगा उसमें डिवाइड कर दिया, तो फिर जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अब ये अर्निंग पर शेयर जिसका जितना अच्छा हो वो उतना बेहतर, ऑब्वियसली। अर्निंग पर शेयर इज अ गुड साइन फॉर चूजिंग एनी कंपनी शेयर, इक्विटी वाला। लेकिन ठीक है, अभी इक्विटी में बात नहीं करेंगे, ठीक है, अभी इक्विटी पे बात नहीं करेंगे, इक्विटी में बहुत चर्चा ऐसे होगा। लेकिन करेंट डिस्कशंस रह रहा है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो उठा था, मतलब जो सवाल के लिए हम लोगों ने ये सॉल्व किया, इसमें मेन पॉइंट है कि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड आप लोग देख पा रहे हैं ना, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है ना? इज दिस आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स पेमेंट करने के बाद होता है। लेकिन डिवेंचर जो है, ये इंटरेस्ट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डिवेंचर जो है ये बिफोर टैक्स है, ये बिफोर टैक्स आइटम है और ये आफ्टर टैक्स आइटम है। अब प्रेफरेंस और डिवेंचर का सिमिलरिटीज क्या है, ये एक्चुअली प्रेफरेंस को ना ये भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड भी कहा जाता है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? बिकॉज इसके अंदर शेयर का भी कैरेक्टर है और इसके अंदर डिवेंचर का भी कैरेक्टर है, मतलब बॉन्ड का भी कैरेक्टर है। अब इसमें क्या होता है, कंपनी के लिए एक सुविधा क्या होता है, मतलब असुविधा असुविधा दोनों बताते हैं, डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट जब होता है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट ना टैक्स शील्ड जनरेट करता है। ये सबको समझ है ना, ये टैक्स शील्ड क्यों जनरेट करता है? इंटरेस्ट पेमेंट, कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब अगर कंपनी का लोन है, लोन का इंटरेस्ट कंपनी के लिए टैक्स शील्ड जनरेट करता है। इसका मतलब एनीवन? ज्योति? क्योंकि वो प्री टैक्स आइटम है। नहीं, इसके लिए नहीं कि वो टैक्स शील्ड जनरेट करते हैं, मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट करो। प्री टैक्स आइटम है ऑब्वियसली, बट थोड़ा इलेबोरेट करो। जब कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्ड करता है ना, ठीक है, तो कंपनी इधर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे कि आप लोग देखे हैं नॉर्मल कंपनी का अकाउंट्स में मैंने बहुत बार दिखाया, इधर कंपनी अपना सेल्स अमाउंट जो है या इनकम अमाउंट जो है वो शो करते हैं, और इधर टू एक्सपेंस बोल के एक्सपेंस अमाउंट शो करते हैं। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि अगर कंपनी का कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लाइक लोन का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी PL में इधर शो करेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होने के कारण सपोज यहाँ पर किसी कंपनी का 1 लाख का सेल्स से इनकम हुआ है और इधर 10,000 का एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो 1 लाख सेल से 10,000 का एक्सपेंस चला जाएगा, तो टू नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सिंपल 90,000, है ना। लेकिन अगर ये 10,000 ना होता तो फिर कंपनी का ये अमाउंट क्या हो जाता, ये 10,000 अगर ना होता तो 1 लाख हो जाता। मैं मान के चल रहा हूँ कि और कोई एक्सपेंस नहीं है, सिंपल, मतलब और भी एक्सपेंस होता है बट मैं एजम्पशंस ले रहा हूँ कि और कोई एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मली कंपनी का टैक्स सिस्टम क्या रहता है, फ्लैट सिस्टम में कंपनी टैक्स पे करता है। देखिए ध्यान से, हाँ, 1 लाख का 30% कितना होता है, 30,000। 30,000। कंपनी का ऐसे फ्लैट सिस्टम में ही टैक्स रिटर्न फाइल होता है।
लेकिन इधर 90,000 का 30% क्या होता है? 27,000। 27,000, ठीक है। अब यही इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट अमाउंट थोड़ा और ज्यादा हो जाता तो फिर और टैक्स सेविंग्स हो जाता। हेलो, बात कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मतलब सर। हाँ, सो वेरी इंटरेस्टिंग केस कि कंपनी का लोन रहना कोई खराब बात नहीं है। ऑब्वियसली लोन बार्डन लेके आता है, लोन ऑब्वियसली एक बार्डन लेके आता है, बट अगर आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस, मतलब आप कॉन्फिडेंटली बिजनेस रन कराते हो तो लोन इज नॉट बैड ऑल्सो। डिपेंड करता है हाँ, बिजनेस का पैटर्न क्या है, आप टैक्स सेविंग्स कर पाते हो कि नहीं कर पाते, तो इस तरह से भी आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। तो लोन है तो फिर लोन का हिसाब भी को एक्सपेंस में दिखा के आप अपना टैक्स को भी सेव कर सकते हो। देयर इज ए कॉन्सेप्ट, ओके। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, लेकिन क्या प्रेफरेंस डिविडेंड वो फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं, लेकिन क्या वो टैक्सुअल जनरेट कर पाएगा? इज नॉट ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, है ना, तो वो टैक्सुअल जनरेट नहीं कर सकता बिकॉज वो तो आफ्टर टैक्स आइटम है। तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर ये वाला कैरेक्टर नहीं है, और यही कैरेक्टर प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड अमाउंट का होता है, लेकिन डिवेंचर भी फिक्स्ड अमाउंट का होता है, लेकिन डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो फिर अगर मैं आपको बताऊं डिवेंचर और बॉन्ड दोनों एक ही है कॉन्सेप्ट, वर्सेस प्रेफरेंस शेयर, आप लोगों को समझ में आ गया ना ये डिवेंचर और बॉन्ड के साथ प्रेफरेंस शेयर का क्या बेसिक डिफरेंस है? हेलो हाँ सर। ज्योति, रोशनी, बोलो। शंकर जी ठीक है ना, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखना है प्रेफरेंस के केस में, कंपनी के लिए एक क्या कॉन्सेप्ट होता है ये समझना थोड़ा ज़रूरी था। ओके रोशनी? है दादा। ओके, अच्छा चलिए, इसके 3 केस होगा, ठीक है। केस वन में पहला केस में लिखिए, एक सेकेंड है, थोड़ा सा पानी। रिमेनिंग मैच्योरिटी and price, remaining maturity and price are both given, ठीक है। KP इक्वल्स टू डिवेंचर प्लस, मतलब डिवेंचर इंटरेस्ट प्लस सेम फॉर्मूला जैसे YTM में करते थे, एफ माइनस पी नेट बाई एन फुल डिवाइडेड बाई ए प्लस पी नेट बाई 2, बस। अच्छा यहाँ पर आप DP लिखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड ना, डीपी इन द सेंस प्रेफरेंस डिविडेंड, सिर्फ डी मत लिखिए, डीपी लिखिए, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड बस, सिंपल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल्स टू, नहीं डीपी लिखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ डी फॉर डिविडेंड, ओके। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर है तो शेयर के लिए वो डिविडेंड कहा जाता है, वो अलग बात की। प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड होता है, प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड अमाउंट का होता है, ठीक है। दिस डी गोज टू डिविडेंड, ओके। आप साइड में कहीं पर लिख लीजिए डी फॉर डिविडेंड, नहीं तो कोई सोच सकता है कि डी फॉर क्या है, तो डी इक्वल्स ये टू, एफ फॉर क्या होता है, डिनोट क्या करता है ये? एफ है आपका रिडेम्पशन अमाउंट, रिडेम्पशन। डी फॉर डिविडेंड, एफ इक्वल्स टू रिडेम्पशन अमाउंट, नॉट नेसेसरीली फेस वैल्यू, हाँ, नॉट नेसेसरीली फेस वैल्यू। अगर कुछ गिवन नहीं रहता तो हम लोग फेस वैल्यू को ही मानते हैं, बट नॉट नेसेसरीली फेस वैल्यू। ओके, तो केपी हो गया, ये फॉर्मूला यूज करके, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब हर तरह का इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा ना, तो आप जाके ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। बट जब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट चेंज होता है तब आपका केस बदल जाता है। तो बदलेगा केस कब? केस 2 में समझेंगे कि केस को कब बदला जा सकता है। केस बदल जाता है केस 2 में मैच्योरिटी जब गिवन नहीं रहता, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स चले जा रहा है परपेचुइटी टाइप्स, मैच्योरिटी नॉट गिवन,
बट प्राइस गिवन, दाम के बारे में कहा है बट मैच्योरिटी कब होगा पता नहीं। ऐसा केस में आप प्रेफरेंस का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तरीका है एक कि आप सिंपल डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाई पी नेट कर दीजिए, जो डिविडेंड मिल रहा है डिवाइडेड बाई पी नेट, ठीक है। मतलब ये सिंपल क्या किया गया है कि परपिचुअल इज जस्ट चेंज, ओके, ये आप लिख के रख सकते हैं कि दैट इज फॉर्मूला ऑफ परपिचुइटी, परपिचुअल फ्रॉम फॉर्मूला फ्रॉम परपिचुअल इज जस्ट चेंज, ठीक है, जरूरी नहीं है लिखने का, ठीक है, छोड़ दीजिए। ऐसे हम लोग परपिचुअल में भी ऐसे ही किए थे कुछ, ठीक। और एक केस बन सकता है इसमें, केस 3, एक केस 3 यहां पर बन सकता है। क्या केस बन सकता है? maturity and price, maturity and price both not given, maturity and price both not given, or price not given but maturity given। कुछ भी मिसिंग एक है, दोनों, या तो दोनों मिसिंग है, बोथ प्राइस एंड मैच्योरिटी एंड प्राइस बोथ नॉट गिवन, या फिर प्राइस नॉट गिवन बट मैच्योरिटी गिवन। अगर ऐसा कोई भी एक केस है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है केपी इक्वल्स टू जस्ट डिविडेंड रेट। जो डिविडेंड का रेट है वही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, सिर्फ डिविडेंड रेट जो दिया रहेगा वही आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस भी सिमिलर पैटर्न का ही आता है, जैसे मैं बाद में क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, बट इसका क्वेश्चन भी ना एकदम जैसे हम लोग डिवेंचर्स में करते थे ना कॉस्ट ऑफ बॉन्ड निकालने का, सेम पैटर्न में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चंस काफ़ी सारा, लेकिन उससे पहले इक्विटी बारे में कुछ बात स्टार्ट करते हैं। आज लिख लिया ना सब कोई? केपी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, डिवेंचर की तरह ही है, बस यहाँ पर डिविडेंड का यूज़ होगा। मैं क्वेश्चन जब शेयर करूंगा ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा, बस बेसिक फार्मूला समझ मतलब ध्यान में रख के कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ये तो वही वाला फार्मूला हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, मतलब पैटर्न जो है फार्मूला का जैसे हम लोग YTM में यूज़ करते थे, ठीक है, तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। हो गया सबका? लिख लिए सब कोई? ओके सर, ठीक। अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं इक्विटी, सर कैपिटल स्ट्रक्चर का सबसे फाइनल वाला एरिया, ठीक है। इसमें चर्चा थोड़ा जोर होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होगा, ऐसे हर चीज़ इंटरेस्टिंग है, बट इक्विटी में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए आ जाता है बिकॉज इक्विटी मार्केट को लेके सबके मन में बड़ा ही सवाल चलता रहता है। बिकॉज सवाल क्यों नहीं चलेगा, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। तो इक्विटी जो है, बट उससे पहले हम लोगों ने डिवेंचर और प्रेफरेंस भी देख लिए। तो अपना पोर्टफोलियो को बनाने के लिए हर तरह का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से भी देखो तो कंपनी के लिए इक्विटी भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट भी, डिवेंचर भी इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस वाले भी इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज KE, ओके, इसको KE से हम लोग डिनोट करते हैं, रेफर्स टू द rate of return that a firm must earn cost of equity refers to the rate of return that a firm must earn on its equity fund, on its equity funds in order to give to the equity shareholder, in order to give to the equity shareholder
to the equity shareholder the rate of return required by them. अब इक्विटी का एक प्रॉब्लम क्या है कि इक्विटी में क्या परसेंटेज होगा ये फिक्स करके बताना बहुत मुश्किल होता है. फिर भी the cost of equity refers to the rate of return that a firm must earn on its equity funds in order to give to the equity shareholder the rate of return required by them. जितना इक्विटी शेयरहोल्डर वाले मांग रहे हैं, मतलब जितना वो रिक्वायर्ड सोच रहे हैं. There are two types of equity. There are two types of equity. Internal equity there are two types of equity. Internal equity, that is retained earning, okay. मतलब कंपनी के पास जो पुराना प्रॉफिट है उसको कंपनी किस तरह से फिर से बिजनेस पे लगा रहा है. रिटेन अर्निंग का मतलब सिंपल है कि ये भी इक्विटी है, मतलब इतना दिन से बिजनेस किया, प्रॉफिट किया, पैसा कुछ तो पास में होगा जो रिजर्व में रहता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो कंपनी रिजर्व में रख रहा है. मतलब बेसिकली ये भी एक रिटेन अर्निंग का एरिया जो कंपनी के पास बिजनेस करके प्रॉफिट कमा के कंपनी रखा है. ये भी कंपनी बाद में अपने बिजनेस पे यूज़ करते हैं. ये तो हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लास में भी इसका बड़ा अच्छे से सीखे थे, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी का एक बिजनेस बनाया था. उसमें किस तरह से रिटेन अर्निंग का यूज़ करने का बाद स्टोरी जो है वो मैंने बताया था, अगर याद है किसी को भी. तो रिटेन अर्निंग एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड. मतलब इसमें क्या होता है ना, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. जो मेरा केई है वही मेरा रिटेन अर्निंग के लिए भी रिक्वायर्ड अर्निंग भी है. और एक क्या होता है, एक्सटर्नल इक्विटी. एक्सटर्नल आरई, स्मॉल आरई, रिक्वायर्ड रिटर्न, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले मांग रहे हैं हमसे. ठीक है. के इक्वल्स टू आरई. ठीक है. मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आरई बेसिकली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को ही नॉर्मली डिनोट किया जाता है. नाउ एक्सटर्नल इक्विटी क्या हो जाएगा, दैट इज न्यू शेयर्स इशूड, न्यू शेयर इशूड, चाहे वो आईपीओ के थ्रू से आए या फिर एफपीओ के थ्रू से आए. न्यू शेयर इशू हो सकता है ना, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी हो, मतलब जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, वो एफपीओ इशू करेगा, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर. यही दो तरीका होता है ना शेयर इशू करने का. हेलो, हाँ सर. यही दो होता है सर, थ्रू एफपीओ और आईपीओ. तो न्यू शेयर इशूड सिंस अगर पब्लिक लिस्टेड हो, अगर नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो तो फिर वो अपने अंदर ही कर सकता है. ठीक है, न्यू शेयर इशू कर सकता है. तो न्यू शेयर इशूड सिंस फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व. हाँ, सिंस फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ऑब्वियसली अगर आप आईपीओ लाओगे, एफपीओ लाओगे, फ्लोटेशन कॉस्ट तो इसमें काफ़ी लग जाता है, काफ़ी खर्चा होता है एक शेयर को मार्केट में लाने का. जैसे आज एक कंपनी लिस्टेशंस के लिए आ रहा है शायद, आई थिंक कल्याण ज्वेलर्स आज आ रहा है. आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट कल्याण ज्वेलर्स, मतलब मेरा पर्सनल डिसीजन है ये. बहुत लंबा टाइम के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन करंट गेन कितना होगा मुझे बहुत डाउट है. सर, बोलो. थोड़ा दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ा था टाटा कम्युनिकेशंस को बोल के कि गवर्नमेंट अपना 16% स्टेक ना
ऑफर फॉर सेल के लिए ऐसा कुछ ला रहे करके। टाटा कम्युनिकेशंस का? हाँ अच्छा, मैं देखा नहीं, देखना पड़ेगा। नहीं, आज तो कल्याण ज्वेलर्स का मतलब ये है, आईपीओ आया है, मैं देख रहा था नहीं, उसका बता थोड़ा। रहा है कि बैंड प्राइस काफी ज्यादा हायर है, कोई बता रहा था मुझको, मैंने स्टडी नहीं किया। हाँ, बैंड प्राइस मतलब जिस हिसाब से उसका शेयर का दाम रखा गया है 86 87, 86 87, हाँ। तो हाँ, जो काफ़ी हायर वैल्यू पे रखा गया, मतलब कंपनी का इतना वैल्यूएशन नहीं है। लास्ट 3 साल से कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं किया, और कंपनी का जो स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो कंपनी का बहुत सारा आउटलेट मतलब रिटेल आउटलेट है, वो कंपनी का मतलब रिटेल आउटलेट मतलब काफ़ी हालत ख़राब है, बिजनेस अच्छा खासा कुछ दे नहीं रहा है, मतलब स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। तो और मिडिल ईस्ट कंट्री में रन कराना और ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू इंडिया। बट हाँ, इंडिया में इसका बिजनेस अच्छा है कंपेयर टू इसका। ऐसे कॉम्पिटिटर में आप टाइटन को ले सकते हैं, टाइटन फिर भी अच्छा है कंपेरेटिवली, काफ़ी अच्छा दिया है रिसेंट ट्रेंड में। लेकिन हाँ, इसका एक चीज़ है कि इसका बिजनेस जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक चीज़ ऑब्वियसली मैं मानूंगा कि कल्याण ज्वेलर्स का जिस तरह का इसका बिजनेस बढ़ रहा है, और जिस तरह का इसका बिजनेस के प्रति लोगों का जो इमोशंस जुड़ रहा है कल्याण ज्वेलर्स के पीछे, ये एक ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर डिपेंड करके मेरा मानना है कि शेयर्स को आईपीओ में लिस्टेड होने दीजिए, फिर इसका वैल्यू नीचे आएगा, फिर खरीद लेना चाहिए। ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, ये 86 87 से नीचे आएगा, फिर अगर कोई 4-5 साल के लिए लेना चाहता है तो ले सकता है, बिकॉज बिजनेस करेगा ये कंपनी, ये मेरा पर्सनल मानना है। और ये पब्लिक का जो इमोशंस है गोल्ड के साथ, और इसका जो ज्वेलरी स्पेशली जो भी इसका डिज़ाइन है, काफ़ी मतलब मार्केट में काफ़ी नाम किया है, ये मैं सुन रहा हूँ चारों तरफ से। रिसेंट जो 3-4 कंपनी आ रहा है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है ये क्राफ्ट्समैन जो है, वो उसमें मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है कि शायद वो अच्छा गेन देगा। ये एक तो रॉकेट वाला कंपनी जो था MTR टेक्नोलॉजीज जो था, वो अच्छा दिया, 88% का लिस्टेशन गेन दिया है। और हिरनबा के बारे में भी मैंने सोचा था, वो भी अच्छा खासा दिया है, वो भी खराब नहीं दिया। करीब 600 से आया था 627 में, लिस्टेशन गेन 826 आसपास, मतलब 200 रुपीज़ पर शेयर में, तो भी अच्छा दिया है। वो दोनों में मैं कॉन्फिडेंट था थोड़ा। और इसमें मुझे ये क्या बोलते हैं, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेटिव में मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बिजनेस वगैरह। ओके, ठीक है, चलिए वो फंडामेंटल में चर्चा करेंगे डिटेल्स। एक्सटर्नल इक्विटी, दैट इज न्यू शेयर्स इशूड थ्रू एफपीओ एंड आईपीओ सिंस फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड। क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में फ़र्क हो जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज वो फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें ज़्यादा हो जाता है। बट इसके केस में जो केई होता है वही आरई हो जाता है, बिकॉज ये इंटरनल है और इसको मार्केट से उठाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि ये तो इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नल के लिए पैसा लग जाता है। सो केई एंड रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न में फ़र्क हो जाता है, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक, to be more specific, there are several approaches of finding out RE, that is record return, as we shall be doing. बुलेट के लिखिए, in some of the approaches, share price is used in the formula. If we used P0, we get RE.
मैं आगे बताता हूँ क्या है। If we use P0 we get RE। দাদা পিও কি লিখলে তারপর? लिखलाम कि in some of the approaches share price is used in the formula। If we used P0 we get RE। अगर हम लोग P0 यूज करते हैं तो हमें RE मिलता है। ओके, एंड if we used P net we get KE, and in some cases share price is not used। share price is not used। in that case cost of equity हो जाता है required rate of return divided by 1 minus flotation cost। डोंट वरी, ये इक्विटी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को काफ़ी सारा प्रैक्टिकल अप्रोचेस, अलग अलग मॉडल बताऊंगा जिसमें डिफरेंट फाइनेंशियल गुरुज फाइनेंशियल लेवल में इक्विटी को वैल्यू करने के लिए अपना अपना अप्रोच बताया है। और समय के साथ साथ हम लोग अलग अलग अप्रोचेस देखे हैं जो मार्केट में यूज़ किया गया है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है, जो भी बेस्ट लगता है, लॉजिकल लगता है, उसी को यूज़ किया जाता है। वो हम लोग इक्विटी के बारे में सीखते सीखते ही पता चल जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में इक्विटी के बारे में डिटेल्स चर्चा होगा और बहुत फेमस मॉडल में चर्चा होगा, बीटा वगैरह भी सीखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज तो इतना ही बताऊंगा मैं। ऐसे क्लियर हुआ ना? आज का क्लास काफ़ी इजी था, मैं कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं बोला, बस हाँ लेकिन कुछ चीज़ कवर करना ज़रूरी था, लाइक टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो कवर अप हो गया है। ठीक है, बिकॉज वो भी कंपनी का कैपिटल उठाने का कुछ एरिया है जिसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी अपना बिजनेस को आगे लेके चलता है। लेकिन अभी धीरे धीरे इक्विटी वाले में आएंगे, लेकिन सारा का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है ना, कंपनी कहाँ से पैसा उठा रहा है हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर डिपेंड करके शेयर होल्डर को क्या सोचना चाहिए जो इन्वेस्ट करता है, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, क्लियर है फिर सबको? शंकर जी, रोशनी, ज्योति? हाँ जी, क्लियर। ओके, ठीक है। ओके ओके, ठीक है फिर। ओके, फिर बाय फिर। ओके, बाय, टाटा टाटा टाटा। গুড নাইট। ओके, गुड नाइट। রাখছি। यस, बाय।